सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जान निसार करने वाले जांबाज वीर अब्दुल हमीद, जिनको हमने अपने कोर्स में भी पढ़ा और जिनके बहादुरी के किस्से ज़बान व बयान पे अक्सर व बेशतर रहते हैं, उनकी बीवी मोहतरमा रसूलन बीबी का इंतकाल परसों हो चुका है। तो आज उसी सिलसिले में एक ताज़ियती जलसा इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस की जानिब से यहाँ मुनक़िद किया गया है। मैं इसकी कार्रवाई के लिए चरण सिंह बशर साहब तशरीफ़ ले आए हैं। मैं सबसे पहले इस्तक़बालिया कलमात और अपने तासुरात पेश करने के लिए सबसे पहले अतर नबी साहब से गुजारिश करता हूँ। अब्दुल हमीद साहब के कारनामों की है। सन 65 की जंग के बारे में हमारे आप सभी हजरात वाकिफ़ हैं। शायद दो एक छोटे बच्चे जो कम उम्र बच्चे यहाँ तशरीफ़ रखते हैं उनको ना मालूम होगा, लेकिन अब्दुल हमीद ने जिस तरह अपनी जान को कुर्बान करते हुए, और हमारे लिए बड़ी इंस्पायरिंग भी है कि हम मुश्किल हालात में भी अगर अपने जज्बे को कायम रखें और अपनी जान तक गंवाने को तैयार रखें तो हम बड़ी से बड़ी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और यही वजह है कि अब्दुल हमीद ने अपनी जवामर्दी से और अपनी हिम्मत से और दुश्मन के टैंकों को नस्त नाबूद किया था बल्कि उस जंग अजीम में जो 65 में हुई थी, एक तरीके से उसमें हिंदुस्तान के वक़ार को भी उन्होंने काफ़ी ऊंचा किया था। उनकी बेवा आज चंद रोज़ पहले हमारे दरमियान चली गई, लेकिन मुझे अफसोस है कि उनकी रहलत के बारे में और उनके इंतकाल के बारे में जो मीडिया में छपा और जो शाये हुआ, उसको देख करके मुझे ज़रूर अफसोस हुआ कि किसी अखबार ने सुर्खी लगाई कि ये बेवा उन सपनों को दिल में संजोए हुए चली गई जो साकार नहीं हो सके। तो मुझे बड़ा अफसोस लगा, और बल्कि मुझे क्या, हिंदुस्तान के तमाम आवाम ने जिन्होंने भी इस तरह की ख़बरों से पढ़ा होगा और समझा होगा तो बड़ा अफसोस किया होगा। मैं नहीं समझ सकता कि जहां देश के लिए क़ुरबानी देने वाले जांबाज़ों की बेवा के साथ ये सलूक हो कि उसके कुछ सपने थे और उसकी आखिरी ज़िंदगी मुश्किलात में गुज़री हो, तो ये हम सब के लिए बड़ी अफसोस की बात है और बड़ी सोचने की बात है, बड़ी फ़िक्र की बात है। मैं तो सिर्फ आखिरी बात ये कह के यहाँ से रुखसत होना चाहूँगा मरहूम अब्दुल हमीद की तरफ से कि अगर यूं ही लिखी गई शहादतों की सुर्खियाँ, अगर यूं ही लिखी गई शहादतों की सुर्खियाँ, मेरा लहू भी राएगा तेरा लहू भी राएगा। और अब मैं सुशील दुबे साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपने तासुरात हम डायस पर बैठे हुए बड़े भाई आदरणीय सिराज मेहदी साहब, लखनऊ उत्तर प्रदेश की शान प्रोफेसर डॉक्टर रमेश दीक्षित जी आदरणीय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव जनाब बहुत ही कर्मठ बड़े भाई जनाब जुबैर खान साहब, बड़े भाई आदरणीय मुरलीधर आहूजा जी, लखनऊ के वरिष्ठ समाज सेवी, मलियाबाद की प्रक्रिय काम के मिठास के हमारे इंसराम भाई, जनाब इंसराम भाई, लखनऊ में पहली अवध अवार्ड की शुरुआत करने वाले जब हम सभासद थे 89 में, तब अतर नबी साहब ने पहली बार यहाँ पर लता मंगेशकर जी को डायस पर अवध अवार्ड से सम्मानित किया था। ऐसे मेरे अतर नबी साहब एडवोकेट जी,
मेरे ख्याल से 93 की बात थी नबी साहब, 93-94 की बात थी। देश के मशहूर शायर बशर साहब, लखन भाई, खान साहब, वाहिद भाई, आपा, दिक्कत जी, मुर्तजा भाई, वीरेंद्र भाई, यहाँ डायस पर, यहाँ पर हाल में बैठे हुए सभी हमारे मौजूद साथी, आदरणीय साथी, पत्रकार बंधुओं, बहुत साधुवाद, बहुत बधाई सिराज भाई आपको। सामाजिक मुद्दों पर, समाज के उन मुद्दों पर आप सबसे ज़्यादा पहल करते हैं, लोग चूक जाते हैं और आप वो काम कर देते हैं। और ये तो आपने जो खिराज अकीदत पेश की है, इसके लिए आपको जितना जितना शुक्रिया, जितना आभार, जितना बधाई दी जाए उतनी कम है। गाजीपुर के, जो अभी अतर भाई आपने कही, गाजीपुर के दूलापुर क्षेत्र के धामपुर गांव में रहने वाले 1965 की, बल्कि आज़ादी के नायक क्या, मैं समझता हूँ जो हम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया, तो वो टैंक और बम तो उसी दिन उन्हीं से सीखे ना कि कैसे देशभक्ति होती है और कैसे आदमी देशभक्ति के लिए फटता है। तो दधीच ने अपना शरीर दान दिया था, या अब्दुल हमीद ने अपने उस पे बदन पे बांध के अपने आप को आहुति दी थी। इस देश के लिए आहुति देने वाला पहला शख्स वीर अब्दुल हमीद। बहुत दिनों बाद, बहुत देर बाद परमवीर चक्र मिला, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। भारतीय स्वतंत्रता इतिहास का असली नायक मैं मानता हूँ वीर अब्दुल हमीद को, जिन्होंने बताया कि इस देश सेना की वर्दी पहनते हैं, लोग शहीद होते हैं और देश आज़ाद भी हुआ, लेकिन देश पर कुर्बान कैसे हुआ जाता है, देश पर मर मिटा कैसे जाता है, वो अब्दुल हमीद जी ने बताया। और ज़्यादा ना बोल के कहना चाहूँगा सिराज भाई, इस देश पर हमारे नेताओं ने भी कुर्बानियाँ दी, कोई धूल में मिट गया, कोई कई गोलियाँ खा गया, उसी परंपरा, वही परंपरा चली आ रही थी। दो बातें बुजुर्ग 95 साल की रसूलन बी ने कही थी, दो बातें, और दो बातें नहीं मानी गई। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, जो मुझे मालूम है, परमवीर चक्र दिया गया, सम्मान हुआ। जब 100-125 करोड़ देश की आज़ादी के लोग सम्मान कर रहे हैं, तो परमवीर चक्र भी तो एक अलग चीज़ हो जाती है, हमारे दिलों में बसते। लेकिन रसूलन बी ने दिल्ली जाकर, पीएम से मिलकर, लाल किले पर जाकर दो मांग करी थी, और भी तमाम मांगे थी कि जैसे सेना में युवकों की भर्ती की जाए, लेकिन दो मांगे जो मुझे लगता है जुनून मांगे थी, अब्दुल हमीद नाम की एक्सप्रेस चलाई जाए, रेल चलाई जाए, एक रेलगाड़ी चलाई जाए जिसका नाम अब्दुल हमीद एक्सप्रेस रखा जाए। वो अभी तक नहीं चली, पता नहीं कितनी गाड़ियाँ चलती हैं, कितने ट्रेनों के नाम आते हैं, कितने जाते हैं। और एक चीज़ और करी थी उन्होंने, और ये भी बहुत छोटी सी मांग थी, बहुत बड़ी मांग थी। आप दूल्हापुर स्टेशन है, उसका नाम अब्दुल हमीद स्टेशन रखा जाए। इन दोनों बातों में रेल मंत्रालय के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। मैं समझता हूँ कि आपके इस पाक पवित्र काम से, आज ये जो हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं यहाँ पर, मेरी तरफ से आपके सिराज भाई आपकी अध्यक्षता में ये पूरा हाउस में ये फिर से मांग करता हूँ, उनकी याद के लिए मांग करता हूँ, पुनः मांग करता हूँ कि तत्काल दूल्हापुर स्टेशन का नाम अब्दुल हमीद स्टेशन रखा जाए, और एक रेलगाड़ी दिल्ली से जो पूर्वांचल का जो भी लास्ट स्टेशन हो, हसन सारे आज मैं भूल गया अपना अभी आप, मैं खुली मांग करता हूं जो दिल्ली से चले, अप से और डाउन जहां खत्म होता हो, उस रेलगाड़ी का नाम तत्काल वीर अब्दुल हमीद एक्सप्रेस रखा जाए। ये मैं यहां पर मांग करता हूं पूरे हाउस के साथ। इन शब्दों के साथ देश के मशहूर शायर मेरे भाई, मोहतरम भाई ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीर अब्दुल हमीद अमर रहें, रसूला बीबी अमर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। निखत आपा हम सबकी सरपरस्त भी हैं, हमारी करम फरमा हैं, और महिला शक्तिकरण आप हर पूरे मुल्क में उसका जिक्र खैर रहता है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। आप लोग ये सभी लोग अभी जैसे आप बताया, वीर अब्दुल हमीद साहब ने ये अपना वो किया, शहादत ले ली, बम से टैंक को उड़ा दिया। देखिए वो वीर अब्दुल हमीद नहीं थे एक्चुअली, ना वो हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना सिख थे। उस वक़्त जब उन्होंने वो जंग लड़ी और जो अपने ऊपर गुजरी, जिससे शहादत हुई उनकी, उस वक़्त वो सिर्फ एक फ़ौजी थे, और हिंदुस्तान की अपनी गरिमा को, अपनी इज्जत को, अपने हिंदुस्तान का परचम ऊंचा करने के लिए उन्होंने ये काम किया और दुनिया में नाम पैदा किया। वो ना हिंदू थे, ना मुसलमान थे, ना कोई नहीं थे, वो सिर्फ एक फ़ौजी थे। और फ़ौजी का फ़र्ज़ होता है कि अपनी सरहदों पर उसकी रक्षा करना। हम आराम से सोते हैं, वो वहाँ जागते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा, मैं सियाचिन गई हूँ कि रात भर वहाँ पर बर्फ़ में लोग कांपते हैं और सोते हैं।
मैं आपको 1-2 मिनट की बात करूंगी कि मैं प्रतिभा पाटिल जी आई थी, अभी मैंने जिक्र किया शरद भाई से, तो मैं मिलने गई थी उनसे क्योंकि उनकी भतीजी मेरे साथ क्रिकेट खेलती थी, तो मैं उनसे मिलने गई थी डेलीगेशन लेके लखनऊ यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ रसूलन भी मुझे मिली, तो सब लोग उनके पैर छू रहे थे। चूँकि मैंने उनको कभी देखा नहीं था इसलिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए था। तो हमने पूछा ये कौन औरत है इतनी बुजुर्ग जो हर आदमी आ रहा है और इनके पैर छू रहा है। तो किसी ने बताया वहाँ एडीसी ने कि साहब ये अब्दुल हमीद की साहब की वाइफ हैं जो शहीद हुए थे। तो हम मिले, फिर जाके वो अपने पोते के साथ थी। तो उन्होंने जो वर्ड मुझे बोले उस वक़्त, मुझे आज भी दिली तकलीफ़ है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। तो उन्होंने मैडम ने, प्रतिभा पाटिल ने मुझे अंदर बुलाया जब, तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी, इनको पहले बुलाइए ताकि वो अपनी बात कह सके। जब वो लौट के आई तो मैंने पूछा आप किस लिए यहाँ आई गवर्नर से, ये से मिलने के लिए? तो उन्होंने बताया मुझे पेंशन नहीं मिली अभी तक। अब आप अंदाज लगाइए कि जो आदमी वतन के लिए अपनी कुर्बानी दे रहा है और उस आदमी को पेंशन नहीं मिलती है। हमारी पीटी उषा खेली वहाँ एशिया में, तो उनको सोने के जूते और ये सब मिलना शुरू हो गए, लेकिन उनको अभी तक उन्होंने दोबारा कुछ करके नहीं दिया। तो मैं आप लोगों से सभी से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो सुशील भैया ने मुद्दा उठाया है उसको आप पुरजोर कोशिश करिए और इस काम को अंजाम दीजिए। मेरी दिली ख्वाहिश है अगर ये हो जाएगा तो उनकी रूह को बहुत सुकून मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आराधना मिश्रा साहिबा, मोना जी, मैं उनका इस शोक सभा में इस्तकबाल करता हूं और मैं इस जलसे का आगाज़ मंजूम खराज अक़ीदत से करना चाह रहा था, लेकिन उस वक्त हमारे चरण सिंह बशर साहब तशरीफ़ नहीं लाए थे। तो मैं अब चाहता हूं कि वो तशरीफ़ ले आएँ और चंद मिसरे मंजूम खराज अक़ीदत पेश फरमाएँ। जो 1965 की जंग थी, वो उस जंग का जो नक्शा है उसे जो पलटा है, उसको पलटने वाले हमारे शहीद अब्दुल हमीद साहब थे। और वो जो उन्होंने उनके 3 पैटर्न टैंकों को तबाह किया, उससे पूरी जंग का नक्शा बदल गया। और ऐसे शहीद के लिए 4 में से सर यूं है कि जिसका जो हक बने उसे दे दो, जिसका जो हक बने उसे दे दो। सुशील भाई, जिसका जो हक बने उसे दे दो, हम नहीं कहते आसमां दे दो, हम नहीं कहते आसमां दे दो। और जो वतन के लिए शहीद हुए उनको उन्वाने दास्तां दे दो, जो वतन के लिए शहीद हुए उनको उन्वाने दास्तां दे दो। ताल्लुकात की ये रह गुजर तो मुझसे है, इन शहीदों के नाम। ताल्लुकात की ये रह गुजर तो मुझसे है, कोई भी रहनुमा हो सफर तो मुझसे है, कोई भी रहनुमा हो सफर तो मुझसे है। ये और बात यहाँ हुक्मरां है आप, मगर मैं सरहदों का मुहाफिज हूँ, घर तो मुझसे है। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने मोहतरम करम फरमा और मारूफ सहाफ़ी मोहतरम वक़ार रिजवी साहब से तो वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपना खराज अक़ीदत पेश फरमाएँ। हाज़रीन, हम सब वीर अब्दुल हमीद के बारे में 4th-5th क्लास में थे, पढ़ते आए हैं। और उस वक़्त जब पढ़ते थे तो ये तसव्वुर नहीं होता था कि उनका नाम वीर अब्दुल हमीद है इसलिए पढ़ के रोंगटे खड़े होते थे, बल्कि ये किसी भी लड़ाई में जो हमारे जवान लड़ते थे और उन्होंने किसी भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मोर्चा हुआ और वो बहादुरी से लड़े, उनको याद करके अपना आइडियल बनाते थे। लेकिन आज 30 साल बाद ये हम लोगों के लिए ये एक फ़ख्र की बात हुई कि जब हम लोगों पे सवाल उठाए जाने लगे बहुत से, ये जो शेर लिखा हुआ है वाली आसी साहब का कि हम खून की किश्तें तो कई दे चुके लेकिन एका के वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता, ये अब वो तारीख़ें याद करने के लिए हैं। क्योंकि जब हमने उस वक़्त चंद्रशेखर को पढ़ा, हमने
अशफाकुल्लाह को पढ़ा, हमने भगत सिंह को पढ़ा, तो किसी में फ़र्क नहीं किया। वो सब जंग आज़ादी के मुजाहिद के हैसियत से पढ़ा कि उन्होंने जंग लड़ी। लेकिन आज मुझे लगता है कि अब आज ये वक्त आ गया कि हम उनको बताएं कि वीर अब्दुल हमीद भी थे जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ा, और जिस तरह की जंग लड़ी ये आज के दौर में बताना हम लोगों के लिए ज़रूरी हो गया। जाहिर है रसूलन बीबी की अभी जल्दी डेथ हुई और उनको याद करने के लिए इसलिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए कि एक तारीख़ जो 1965 में लिखी गई थी, जिसको अब इतिहास के पन्नों से शायद हटा देना चाहते हैं लोग, एक सवालिया निशान बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो गई। सिराज मेहंदी साहब तमाम ऐसी तकरीबें फ़ौरन करते रहते हैं, लेकिन आज के वक्त ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए कि ये हम लोगों पे सवालिया निशान उठता है। ये ऐसे प्रोग्राम और ऐसे लोगों को याद किया जाना निहायत ज़रूरी है। एक बात और मैं जलालुद्दीन के उससे कहना चाहता हूँ कि तमाम अखबार की रिपोर्टिंग करते वक्त, कवरेज करते वक्त हमने बहुत अरसे से एक ये देखा कि हम लोगों की लड़ाई, जो भी हम लोगों पे इल्ज़ाम लगते हैं या जो भी होता है, हम लोगों की लड़ाई अगर कोई सीना सिपर सामने होता है तो वो प्रोफेसर रमेश दीक्षित, रूपरेखा वर्मा ऐसे लोग होते हैं जो हर जगह हमारी आवाज़ जितनी निडरता से उठाते हैं कोई और नहीं है। हम उनके साथ उनकी भीड़ का भी हिस्सा नहीं बनते। ये हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक बात है। अगर कोई आदमी हमारे लिए सीना सिपर है तो कम से कम हम उसके साथ खड़े तो हो, ये तो लगे कि वो जो कर रहा है वो लड़ाई में अकेला नहीं, वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है तो हम उनके साथ हों। ऐसा नहीं होता। जब भी वो कोई धरना, प्रदर्शन, मोर्चा कहीं पे एहतजाज करते हैं तो अखबार में जब फ़ोटोएं आती हैं छपने के लिए तो वो डायस पे 6, 7, 8, 10 आदमी वही होते हैं और सामईन में एक 20-25 आदमी होते हैं। जब वो हमारी लड़ाई लड़ते हैं तो हम उनके साथ खड़े तो हो सकते हैं। ये हौसला हम लोगों को उनको देना चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो ये कब तक लड़ेंगे। हालांकि ये लड़ रहे हैं, इनके लड़ने पे कोई हम लोगों को ताज्जुब या कोई भी शुबा नहीं, लेकिन इनके साथ शाना बशाना खड़े होना भी हमारा फ़र्ज़ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसी शख्सियत जो अपने दिल में दर्द लेके उठते हैं, और उस जज्बे को सलाम भी करता हूं, और उसको पाए तकमील तक पहुंचाने का जो जज्बा हमारे सिराज मेहंदी साहब में है, मैं उनको सलाम करता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपने खराज अक़ीदत पेश फरमाएँ। एक मुल्क के ऐसे होनहार और बहुत ही ज़बरदस्त सैनिक की पत्नी, उनकी बीवी की याद में हम लोग यहाँ मना रहे हैं। रसूलन बीबी जो थी, एक बार एक वाक़या, ज़ुबैर साहब आप बैठे हैं, हमको टाइम मिला ऊंचाहार में श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिलने के लिए। मेरे साथ रईस अंसारी साहब एक शायर थे, वो भी गए। हम लोग वहाँ बुला के बैठा ले गए। किशोरीलाल जी ने कहा अभी आने वाली हैं, मिलाएंगे। इतने में देखा रसूलन बीबी एक लड़के के साथ डंडा पकड़े चली आ रही हैं। तो किशोरीलाल जी आए, बोले इनका टाइम तो नहीं, लेकिन मैं इनको बुलवा लिया है अंदर, आप अपने साथ ले जाइएगा। मैं उनको अपने साथ ले गई। सोनिया जी क्या गया, सोनिया जी ने पूछा हुई शी, तो मैंने बताया। तो खैर खड़ी हो गई, बैठाला उठाला। उन्होंने पूछा यहाँ की मुझसे क्या लेने आई हैं। तो हम कहा इनके 2 काम हैं आपके पास आई हैं। एक तो इनका एक पोता है, ग्रैंडसन है, ये रेलवे में पास हो गया है, बता रही हैं रिटेन में। इसको अब इंटरव्यू की डेट आई है, अगर आप लालू जी से कह देंगे तो उसका हो जाएगा। उनका शेर में कह दूँगा। कागज़ लिया, वो मेरे सामने लालू यादव लिखा और SPG वाले पकड़ा दिया कि इसको मुझे दिल्ली में देना। दूसरा काम उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है। कितने अफसोस की बात है कि मेरा पैसा नहीं, मेरे मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है, मैं उसके लिए आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 हॉस्पिटल हैं, मैं सिराज मेहंदी करा दूँगी, लखनऊ भी है और अमेठी भी है। तो हमने कहा नहीं, इनका मेरे ऊपर छोड़ दिया, मैं इनका ऑपरेशन कराऊँगी। उन्होंने फ़ौरन घंटी बजाई, किशोरीलाल जी बुलाया और किशोरीलाल जी कहा सिराज मेहंदी इनका ऑपरेशन कराएंगे, तुम टच में रहना, कोई दिक्कत हो तुम भी साथ देना। और मैंने देखा एक दिन टीवी पर कि लालू यादव जी इनकी वाइफ को बुलाया रसूलन बीबी जी को दिल्ली, और उनके ग्रैंडसन को और सर्टिफिकेट दिया नौकरी का, और कहा कि सोनिया जी ने मुझसे कहा बुला करके कि ये तुम काम कर देना। तो ऐसा नहीं, अगर कोई काम कहा गया तो पूरा हुआ। अब जैसे सुशील दुबे जी ने बताया इस ट्रेन वाला, ये बहुत अच्छी बात, इसको हम लोग लगेंगे। और इस तरीके के जो हमारे लोग हैं जिन्होंने देश पर अपने जान निछावर किया है, उनकी याद हमको मनानी चाहिए।
और अच्छे ढंग से मनानी चाहिए। और रसूलन बीबी तो यकीनन उनकी वाइफ थी और बहुत ही गरीबी में वो लोग गुजर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस दौर में जब उनका हुआ था तो उनके कई बच्चों को नौकरियां मिली थी, ये बनारस के लोगों में नौकरी मिली थी, कई जहाँ नौकरियां मिली थी, लेकिन चूंकि पढ़े लिखे लोग नहीं थे ज़्यादा तो उसी हिसाब से छोटी छोटी नौकरियां मिली थी। वो खुद बताते थे कि इंदिरा जी ने बुला करके नौकरियां दिलाई थी हम लोग को, तो ये हुआ था। लेकिन जो सुशील दुबे जी का प्रस्ताव है उसको हम लोग जाहिर बात प्रस्ताव बना के भेजेंगे और इसको कराने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और हर आदमी का फ़र्ज़ है कि ऐसे लोग अगर देश पर अपनी जान न्यौछावर करें तो उनका, उनके परिवार, उनकी फैमिली के साथ खड़ा होना चाहिए और उसमें हम लोग को कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। और बेबाक तरीके से हम चाहते हैं कि हम लोग सब लोग यहाँ खड़े हों। हमारे बीच में डॉक्टर अमीर दीक्षित साहब आए, हम लोग के बाबा तो आते हैं, जहाँ भी वक़ार साहब ने बताया। हमारे जुबैर साहब और इंडिया सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे मैंने एक फ़ोन किया, वो तैयार हो गए। हमारे बीच में रॉयल होटल ग्रुप के मालिक मुरली जी हैं, मोहन्ना मिश्रा जी हमने फ़ोन किया, वो भी बहुत बिजी थी लेकिन वो नहीं आ जाएंगे। इंसलाम अली साहब हम लोग के बीच में आते ही रहते हैं। हमारी साबिरा बाबी जो बहुत बिजी रहती हैं, प्रोफेसर थी और ये रशियन लैंग्वेज में आज बहुत काम कर रही हैं, वो आ गई। हमारी निकात बाजी रहते हैं जुबैर साहब, आरिफ मियाँ, सुशील जी, वकार भाई, वीरेंद्र मदान साहब, हमारे दुर्जैन जी, मेहंदी भाई, हमारे देखिए बाबू भाई विधायक, आफ्ताब भाई, सब लोग एक बुलाई पर आ गए तो काफ़ी। और अनवर जलालपुरी साहब के साहबजादे को मैंने, उनका फ़ोन आ गया, मैंने उनको भी कहा ये तो आ गए, तो सब लोग यहाँ आ गए हैं और बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ है ये। आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत हम सब के मोहतरम डॉक्टर साबरा हबीब साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपना खराज अक़ीदत पेश फरमाएँ। ये खराज अक़ीदत सिर्फ कैप्टन अब्दुल मजीद हमीद को ही नहीं, रसूलन बी को ही नहीं, उन शहीदों को पेश करना चाहिए जिन्होंने अब वतन के लिए अपनी जान दी। मैं माजरत चाहूँगी कि मैं देर से आई, मेरे घर में रेनोवेशन चल रहा है, सीलन आ गई है और मैं पेंटर और वर्कर्स को बाहर से बंद करके आई हूँ, क्योंकि सिराज भाई ऐसे हैं कि वो हमेशा इतना कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं और इतनी इज़्ज़त और मोहब्बत करते हैं हम सबसे कि ना करना तो हिम्मत। और फिर ऐसा वाक़या था, मुझे बस बार बार ये ख्याल आ रहा है, कल रसूलन बी की फ़ोटो छपी थी और उसके साथ ही उनके शौहर की छपी थी। आँख में आंसू भर आए। वो उनकी बीवी नहीं लग रही थी, वो उनकी माँ या दादी लग रही थी। तकलीफ़ इतनी होती कि बताइए, किस कैप्टन थे, मतलब लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन होता है, यंग थे, नौजवान थे और उस हालत में उन्होंने अपने शौहर को खो दिया। मुझे यकीन है कि उनकी एक आँख से आंसू तकलीफ़ का और गम का बह रहा होगा और दूसरी आँख से आंसू फ़ख्र का बह रहा होगा कि उन्होंने अपने वतन के लिए शहादत कबूल की। कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि उनको, शहीदों को मुर्दा न कहो, वो शहीद हुए हैं, उनको रिस्क मिलता है। तो ये तो सब हम लोगों की दुआएं खराज अक़ीदत है। और वाकई सिराज मेहदी साहब हमेशा ढूंढ के उन पॉइंट्स को लाते हैं, उन मुद्दों को लाते हैं जिनके लिए हम बेबहरा होते हैं। मगर मुझे ये अभी आपने बताया, थोड़ा सुना कि रसूलन बी के साथ किया गया, मदद की गई, मदद, मगर किस तरह उन्होंने 92 या 93 साल में उनका इंतकाल हुआ है, 96 साल में। बताइए कब उन्होंने 1965 में शौहर को खोया और 2019 तक शौहर के बगैर जिंदा रही। एक एक पल उन्होंने किस तरह काटा। हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि न सिर्फ हम पुरसे के लिए पहुँचे, न सिर्फ हम खराज अक़ीदत पेश करें, बल्कि जिन्होंने अपने बेटों, अपने शौहरों और अपने भाइयों को खोया है, हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि उनका हम ख्याल भी रखें। कहा जाता है कि ना शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यूँ अफसाना बयां होगा। हालांकि ये अफसाना लफ्ज़ पर मुझे एतराज़ है, ये अफसाना नहीं है, ये हकीकत बयान होगी कि माँ अपने बच्चों को भेजती है, हर माँ चाहती है कि मेरे लाल के कांटा भी ना चुभे, और जब वो फ़ौज में भेजती है वतन की हिफाजत के लिए, तो हिंदू मुसलमान नहीं होता है। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो किसी ने ये नहीं सोचा कि हम किस मज़हब के हैं, किस ज़ात के हैं। छोटे से गांव से लोग आए, क्योंकि उनको यह था कि हमें हिंदुस्तान आज़ाद कराना है।
लेकिन जिस हिंदुस्तान को इतनी कुर्बानी देने के बाद आज़ाद कराया गया, क्या उनके नौजवानों की हम सही परवरिश कर रहे हैं? उनकी ब्रेन वॉशिंग नहीं कर रहे हैं? कुछ बहके हुए जो नौजवान हैं उनको हम संभालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? हमारा फ़र्ज़ बनता है कि न सिर्फ सरहद पर जाके ही हम वतन की हिफाजत नहीं करते हैं, समाज में रह के भी अपने घर में बच्चों की सही परवरिश करके, जो आजकल इतने केसेस हो रहे हैं, ये हम अपने बच्चों को, ख़ास तौर से लड़कों को समझाएं कि इस तरह की गलतियां नहीं होना चाहिए। उन्होंने, अब्दुल वहीद ने शहीद होते वक्त ज़रूर ये सोचा होगा कि मैं किस मिट्टी का बना हूँ यारो मेरी पहचान लिख देना, मैं किस मिट्टी का बना हूँ यारो मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। तो ये वो हिंदुस्तान जो हमारा है, आपका है, सबका है, उसमें जो ये तरह का परेशानियां आ रही हैं, इस तरह के इख्तलाफात आ रहे हैं, न सिर्फ हम खराज अक़ीदत पेश करके उनकी तारीफ़ करें, बल्कि जिस चीज़ के लिए उन लोगों ने कुर्बानी दी है उसकी इज़्ज़त करें उसके लिए, और उसको ये ना है कि हमारे नौजवान कुर्बान ना हों। अगर कुर्बान हों तो सिर्फ़ अपनी अना को कुर्बान करें, अपने गुरूर को कुर्बान करें, अपनी ख़राब आदतों को कुर्बान करें। अब हमारे वतन को ऐसी कुर्बानी चाहिए है। और उदय प्रताप सिंह ने सही कहा था कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न समझोगे अगर ये तुम तो नुकसान सबका है, सबका नुकसान है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमें नौजवानों को सही राह दिखाने के, हालांकि नौजवान सोचता है कि हम बड़ों से ज़्यादा अक्लमंद हैं, मगर कैप्टन ने नहीं सोचा था कि हम सरहद पर जा रहे हैं तो क्या हम वापस आएंगे, हमारे घर वालों का ख्याल कौन रखेगा, किस तरह रखा जाएगा। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि न सिर्फ़ एक शहीद का, बल्कि जो शहादत पाते हैं सच्ची राह पर चल के कुर्बानी की, उनके लिए भी हम खराज अक़ीदत न सिर्फ पेश करें बल्कि उनको इज़्ज़त से याद करें और उनके ख़ानदान वालों को फैज़ पहुँचाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब एक ऐसी शख्सियत जो हम सब के मोहतरम हैं, मेरी मुराद मोहतरम प्रोफेसर रमेश दीक्षित साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपना खराज अक़ीदत पेश करें। सबसे पहले तो मैं इत्तेहाद मिल्लत और उसके सदर सिराज मेहंदी साहब को इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज रसूलन बीवी के सम्मान में ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। जब हम बात करते हैं रसूलन बीवी की या हमीद साहब की, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान की तवारीख़ में एक दौर ऐसा भी था जब बहादुरी कमज़ोरों पर, मासूमों पर, गली कूचों में नहीं दिखाई जाती थी, बहादुरी दुश्मन के साथ सीमा पर दिखाई जाती थी। वो दौर हुआ करता था। और जब हम बात करते हैं हमीद की बहादुरी की, तो ये कोई आसान टैंक नहीं था, पैटर्न टैंक था। पैटर्न टैंक अमेरिका के रक्षा प्रतिष्ठान का यानी पेंटागन का नायाब हीरा था। अमेरिकी हुकूमत पैटर्न टैंक उन्हीं मुल्कों को देती थी जो उनके ख़ास करीबी हुआ करते थे। अयूब खां को अमेरिकी सदर ने उनसे खुश होकर उन्हें पैटर्न टैंक दिए थे। पैटर्न टैंकों ने सेकेंड वर्ल्ड वार में बहादुरी के झंडे यहाँ तक गाड़े थे कि उन टैंकों की वजह से ही अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि उन्होंने आखिरी दौर में फतेह हासिल की थी। उन पैटर्न टैंकों की जो धुनाई हमारे नौजवान कैप्टन ने की, हमारे सैनिकों की, वो अपने आप में मिसाल है। उसके बाद से पैटर्न टैंक का नाम लेना अमेरिकी प्रतिष्ठान ने बंद कर दिया। ये पहली उनकी कहना चाहिए बेइज्जती हुई थी कि पैटर्न टैंक यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के फौजियों ने ध्वस्त कर दिए थे। दूसरी बात दिमाग और रखना चाहिए कि कैप्टन हमीद ने जिस उम्र में इतनी बड़ी बहादुरी का कारनामा किया
और अगर हम आज तक उस बहादुरी के कारनामे के लिए उनके लिए कोई बड़ा स्मृति चिन्ह खड़ा नहीं कर सके हैं तो ये हमारी कमज़ोरी है। दुनिया के तमाम मुल्क जानते हैं अपने नायकों का सम्मान कैसे किया जाता है। इसलिए आज जब हम याद कर रहे हैं रसूलन बीबी को, तो किस तरह से एक शहीद की बेवा ने इतने सारे साल इस उम्मीद में काट दिए कि हिंदुस्तान वैसा ही बना रहेगा जैसा इसे आज़ादी के बाद, आज़ादी के दौरान जो लोग लड़े थे आज़ादी के लिए, उन लोगों ने जैसा ढालना चाहा था मुल्क को, ये मुल्क वैसा ही रहेगा। रसूल बीबी को अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि आज जब हम बात करते हैं उनके शौहर के बारे में, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उन्हें केवल हिंदू या मुस्लिम के कटघरे में देखने की कोशिश करते हैं। हमारा साफ साफ कहना है कि दरअसल इस हिंदुस्तान को बनाने में, इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने में, इस हिंदुस्तान को लगातार आधुनिकता के रास्ते पर ले जाने में जितना कंट्रीब्यूशन अक्सरियत का है, उससे कहीं ज़्यादा अक़लियत का है। जब मैं ज़्यादा कह रहा हूँ उसका साफ बात है, ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये बड़ी बड़ी सड़कें, ये बड़े तमाम काम जो हाथ के हुनर के काम हैं, हाथ के हुनर का हर काम केवल अक़लियत के लोगों से ही मुमकिन होता है, ये हम आप सब जानते हैं। इसलिए एक ऐसे दौर में जब लगातार एक कौम को टारगेट करते हुए उनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा हो, उनकी वतन परस्ती का, उनकी कौम परस्ती का, तब ये कहा जाना जरूरी है कि ऐसा कैसे होता है कि जब भी कुर्बानी का वक्त आता है तो कोई न कोई कैप्टन हमीद होता है, कोई न कोई ऐसा व्यक्ति निकल आता है जो हमेशा इस वतन के लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार रहता है। और ये रणबांकुरे कैसे हैं जो राह चलते हर गली मोहल्ले में किसी भी मासूम को हत्या कर देते हैं। ये लिंचिंग हो रही है इस माहौल में, तो हमें कहना पड़ेगा कि इस ज़मीन पर, हिंदुस्तान के हर गोशे पर जितना हक इन दफंगों का है उतना हक हमारा भी है, ये कहना पड़ेगा। और तब मुझे वो शेर कहना जरूरी हो जाता है राहत इंदौरी का, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो सबने कुर्बानी दी है। और कैप्टन हमीद की शहादत को जब हम याद करते हैं तो कहना जरूरी हो जाता है कि हमें इस तस्वुर को बनाए रखना है, इस ख्याल को बनाए रखना है, इस दोस्ती के जज्बे को बनाए रखना है, और इस कौम की ये जो कौमी एकजहती का जो कहना चाहिए जो माहौल है उसे बनाए रखना है। और रसूलन बीबी हमारे लिए आखिरी वो मिसाल थी जो हमें उस कंटिन्यूटी की याद दिलाती हैं, उस सिलसिले की याद दिलाती थी जो सिलसिला पाकिस्तान के साथ जंग के दौर में, पहली जंग हुई थी 48 में, दूसरी हुई 65 में, फिर 71 में, फिर कारगिल का सब होता गया। 65 की जंग के वक्त में तमाम तरह की अफवाहें, मैं BA पार्ट 1 का स्टूडेंट था उस समय भी तमाम तरह की अफवाहें उड़ाई जाती थीं उन लोगों की तरफ से जो आज हुकूमत पर काबिज हैं मुसलमानों के बारे में। तमाम तरह का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती थी, मगर यहाँ की अक़लियतों ने हर मौके पर देश के लिए, देश की इज्जत के लिए, देश के सम्मान के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी। इस बात की परवाह नहीं की कि कौन क्या कह रहा है। और यही बात है जिससे हम बार बार कहना चाहते हैं कि रसूलन बीबी को याद करते हुए हम इस बात को कहें कि कैप्टन हमीद, रसूलन बीबी, उनके परिवार के तमाम सदस्य और वो तमाम ऐसे गुमनाम शहीद जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और कभी माफ़ीनामे नहीं लिखे। इस हिंदुस्तान में तमाम उन लोगों ने जिन्होंने अंग्रेज वायसराय को माफ़ीनामे भेजे, उन्हें वीर कहा जा रहा है। ऐसे दौर में कैप्टन हमीद को और रसूलन बीबी को सम्मान के साथ याद करते हुए हम केवल ये कहना चाहते हैं कि इस गंगा जमुनी तहजीब को बचाए रखना इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और ये हमारे आइकन थे, ये हमारे मूर्तियाँ थीं, ये हमारे चेहरे थे, रसूलन बीबी और कैप्टन हमीद साहब। इसलिए जिस बात की ओर इशारा वकार साहब ने किया था कि अब ये दौर ये नहीं रह गया है कि हम किसी के सर्टिफिकेट की फ़िक्र करें। हमें जो करना है कौम के लिए, वतन के लिए, एकता को बनाए रखने के लिए, दोस्ती के अमन के माहौल को बनाए रखने के लिए अपनी तरह से हम तमाम कोशिशें करते रहेंगे। और मुझे खुशी है
कि सिराज मेहंदी साहब अपनी संस्था इत्तेहाद मिल्लत के माध्यम से ये काम बखूबी कर रहे हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और हर तरह के सहयोग का वादा करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी हम इसी तरह से शहीदों की विरासत को याद करते रहें और ये संकल्प करते रहें कि हम आज़ाद हिंदुस्तान का जो ये नक्शा है भाईचारे का, इसे हम नष्ट नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इस शहर की सरकर्दा शख्सियत जो हर काम में अपना योगदान देते हैं और कांधे से कांधा मिलाकर हम सबकी सरपरस्ती फरमाते हैं। मोहतरम मुरलीधर आहूजा जी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। भारत माता की जय। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे भाई सिराज मेहंदी साहब ने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया और आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर ये कार्यक्रम को सफल बनाया। आपको जैसे बताया गया ये पैटर्न टैंक जो है सब में वाकई में एक दहशत थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए थे। पूरे विश्व में हिंदुस्तान में दहशत थी, इतने बड़े पैटर्न टैंक से हम कैसे मुकाबला करेंगे। ऐसा मुकाबला पैटर्न टैंक का हमारे नौजवान 35 वर्षीय क्वार्टर मास्टर कैप्टन हमीद ने किया और कितने सारे उनके टैंक गिरा दिए, कितने टैंक नष्ट किए उन्होंने अकेले शख्स ने। और जब आखिरी टैंक में पढ़ रहा था, जब आखिरी टैंक अपने मोटर से गिराने जा रहे थे तो उनकी नज़र पड़ गई तो उनका गोला जो है कि जीप पर पड़ा, जीप के फरकचे उड़ गए और पूरी जीप के साथ साथ पूरी इनका भी खत्म ही हो गए पूरा। तो इस तरह की जान देने वाले हमारे सैनिक जिनको हम लोग जैसे बताया, बहुत अच्छी बात कही, इनको तो हम लोग सदैव याद रखें। नेताओं के तो देखते हैं हम जगह जगह रोड्स, एयरपोर्ट्स, स्टेशन सभी जगह लगे पड़े हैं। ऐसे जिन्होंने जान दी देश के, इनके नाम तो सब जगह होने चाहिए। जैसे हमारे भाई सुशील जी ने बताया कि ये नाम होने चाहिए। वाकई में हम उनका समर्थन करते हैं। ट्रेन स्टेशन जहाँ हो सके ताकि इनका नाम कभी भूला ना जाए। भाई आज हम चैन से सो रहे हैं, आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। सीमाएं सुरक्षित न हो तो देखिए कहाँ देशों में देखिए कितने रोज आए दिन देखते हैं घर उड़ाए जा रहे हैं, बमों से बच्चे मारे जा रहे हैं, कितनी लाशें सड़कों में पड़ी हैं, आए दिन देखने को मिल रहे हैं। मिडिल ईस्ट जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, क्या हालत है। वो इसीलिए कि वहाँ की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हमारा देश सुरक्षित है। ऐसे सैनिकों को हम जितना भी सम्मान दें कम है। और अपने देश के लिए हम लोगों को सबसे पहले, हम तो कहते हैं हमारा वतन, हम जो करें देश के लिए। अभी आपको हम लोग त्यौहार मनाते हैं, होली दिवाली खूब मनाते हैं, लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे मनाते हैं, बिल्कुल सवेरे झंडा फहराया और शाम को सो गए, आराम से सो रहे हैं, बाद छुट्टी का दिन है। अब ईद 15 दिन तक 20 दिन तक ये चलती रहेगी। दिवाली देखिए महीनों से तैयारी पहले होगी, होली देखिए हफ्तों चलेगी, लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी सबसे ठंडा त्यौहार मनाया जाता है। अब ये खाली ये तो गवर्नमेंट ही मनाती है, लगता है शायद गवर्नमेंट के त्यौहार है। तो इस क्रम में मैं ये भी चाहूँगा कि आप सब लोग मिलकर 15 अगस्त ऐसे मनाइए कि इससे बढ़कर कोई त्यौहार ही नहीं है। अगर 15 अगस्त ना होती तो न दिवाली होती, न होली होती, न ईद होती। हम गुलाम बने रहे तो कुछ नहीं कर पाते। तो 15 अगस्त बहुत जल्दी आने वाली है। हम लोग सब मिलकर बहुत धूमधाम से 15 अगस्त का त्यौहार मनाएं। 15 अगस्त की रात को, मतलब 14 अगस्त की रात जैसे 15 अगस्त होगी 12:01 पर 15 अगस्त चालू होगी। हम लोग आतिशबाजी से धूम धड़ाक से, जैसे नया साल मनाते हैं ना, नए साल तो हर साल 31 तारीख खत्म होगी, पहला आएगा ही आएगा। उसमें तो आज समझ लेते लोग खुश होते क्यों हैं। भाई खुशी तो तब हो जब 200 साल हम गुलामी रह कर हम आज़ाद होने जा रहे हैं, तो वो खुशी मनाइए भैया। हम 200 साल 300 साल गुलामी के बिता के हम कल आज़ाद हो रहे हैं, तो इससे बढ़कर त्यौहार हो सकता है क्या? इससे बढ़कर खुशी हो सकती है क्या? सबसे बड़ा खुशी का दिन है। तो हम लोग जो है 14 तारीख को रात को 12:01 पर धूम धड़ाके के साथ 1090 चौराहे पर जश्न आज़ादी की संस्था के मार्फत निखत जी हैं, अफसराज भाई हैं, हमारे जुबैर जी हैं, सब जितने भी हैं, सुशील जी हैं, सभी हम लोग मिलकर बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मैं इस मौके पर सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब जुटकर इस समारोह को ऐसा मनाइए कि सब लोग सब त्यौहार भूल जाएं और एक शुरुआत लखनऊ से हो और ताकि पूरा हिंदुस्तान ये दिन मनाए। 31 तारीख को सब टीवी चैनल बिजी होते हैं 31 दिसंबर को, और 14 की रात को 15 को सब टीवी में कुछ नहीं आता, थोड़े बहुत कार्यक्रम होते हैं। जबकि
बस हर साल हम करते आ रहे हैं, कोशिश चल रही है हम लोग की, पिछले 5-7 साल से कोशिश चली आ रही है, लेकिन जो हम चाहते हैं वो अभी तक हम लोग को दृश्य देखने को नहीं मिल रहा है। हमें ये दृश्य देखना है कि 14 तारीख 15 तारीख ऐसे लोग झूमे सड़कों पर, बिल्कुल ऐसे झूमे कि भाई हाँ आज हमारा त्यौहार है देश का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका त्यौहार है ये। तो ऐसे तभी हम लोग देश में आपस में देश की प्रति भावना बढ़ेंगी और हम लोग एक होंगे। और देखिए आज का समय कितना महत्वपूर्ण समय है। हमारे प्रधानमंत्री देश को नायाब एक ऐसे मिले हैं जिनकी मैं जितनी बात करूं कम है। वो तो आप सभी जानते हैं कि ऐसे आज प्रधानमंत्री, ऐसा शख्स जो देश को कहां ले जाने की सोच रहा है, उसकी सोच है कि देश को कहां हमें पहुंचाना है। और ऐसे समय पर हम लोग आपस में मंदिर मस्जिद ये वो झगड़ों में फंस के समय बर्बाद नहीं करें और देश को ऊंचाई ले जाने में सब मिलकर देश के लिए काम करें और ऐसे शहीदों को हरदम याद करते रहें और आपस में प्यार से रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम सबकी मोहतरम शख्सियत, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत मोहतरमा आराधना मिश्रा मोना जी से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार और खराज अक़ीदत करें। मैं तो कहूँगी कि ये बहुत बड़े सम्मान की बात है कि रसूलन बी जी के याद में आयोजित इस सद्भावना सभा में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जिनकी राह जिन्होंने दिखाई, हमारे शराज मेहंदी जी, ज़ुबैर भाई, मुरली आहूजा जी, दीक्षित जी और मंच पे बैठे सभी सम्मानित सदस्य और जो आज इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने शिरकत की, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आप सबसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ। मैं उम्र में बहुत छोटी हूँ, आप सबसे बहुत कम तजुर्बा भी है मेरा, पर जो मैंने इतिहास पढ़ा है, जो सुना है अपने माँ बाप से, अपने टीचर्स से, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, आज अगर हम चैन की नींद सो रहे हैं, तो आज उन शहीदों की वजह से सो रहे हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, जिन्होंने अपने परिवार की कुर्बानी दी। शहीद अकेले नहीं जाता, मैं ये मानती हूँ, उसके साथ साथ उसके परिवार भी शहीद हो जाता है उसका। तो आज इस आलम में अगर हम आज ईद मना रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा मुरली भाई ने कि अगर हम ईद मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, यहाँ तक कि अगर हम अपने परिवार के साथ रात में घर में चैन से सो रहे हैं, तो अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो सेना जिसने अपनी शहादत देकर हमें आज़ादी दी, और वो सेना जो आज भी हमारे हक की लड़ाई लड़ रही है बॉर्डर पर। मैं एक बात और कहूँगी, और शायद आज के वक्त वो बहुत ज़रूरी बात है, शहादत का मजहब नहीं होता। जब एक नौजवान लड़ने जाता है तो अपनी भारत माँ की रक्षा करने के लिए जाता है, अपनी माँ की इबादत के लिए जाता है। एक माँ जो अपने बेटे को आशीर्वाद देके, दुआएं दे करके अपनी दूसरी माँ की हिफाजत के लिए भेजती है। कभी सोचा है कि वो माँ, वो पत्नी, वो बेटी, वो बहन, उसके मन में क्या रहता होगा जब उसका भाई या उसका बेटा या शौहर सेना में भर्ती होने, इस देश की रक्षा करने जाता है। मुझे नहीं लगता कि रसूलन बी की जो तकलीफ़ सन 65 के बाद अकेले जिस तरह से उन्होंने जीवन का संघर्ष किया होगा अपने परिवार को पालने पोसने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए, हम सब जानते हैं कि बहुत ही साधारण परिवार था उनका। कितनी मशक्कत की होगी, कितनी तकलीफ़ें सही होंगी, पर जो मैंने उनकी फ़ोटो जब कभी भी, और कितनी बड़ी बात है कि जिसका पति जिसने शहादत दी हो, और छोटी मोटी शहादत नहीं दी थी। इतिहास गवाह है, अगर सन 65 की लड़ाई हम जीते हैं
तो वो 65 की लड़ाई का अगर सहरा किसी के सर पे है तो वीर अब्दुल हमीद के सर पे है। अगर ये लड़ाई हम जीते हैं तो उनकी बदौलत थी। पर आप सोचिए, जब कभी भी मैंने रसूलन बी जी को, आज वो हमारे बीच में नहीं है, शहीदों के बहुत सारे कार्यक्रम में देखा, आर्मी के प्रोग्राम में देखा, वो हर जगह पहुंचती थी। सरकारी प्रोग्राम हो, गैर सरकारी प्रोग्राम में वो हर जगह जाती थी, पर मैंने उनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं देखी। वो मुस्कुराते हुए आती थी और सर उठा करके जाती थी, इसलिए कि उनके मन में, उनके दिल में अपने पति की, अपने शौहर की शहादत की जो कुर्बानी उन्होंने दी, उसका जज्बा जितना वीर अब्दुल हमीद के दिल में रहा होगा, मैं मानती हूं कि रसूलन बी के भी दिल में उतना ही जज्बा रहा होगा। आज हम बात करते हैं कि हमें अपने शहीदों को क्या देना चाहिए कि क्या नहीं देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रस्ताव आया भाई सुशील दुबे जी की तरफ से, और कई कार्यक्रमों में हम लोग जाते हैं शहीदों के, और बड़े लोग कहते हैं कि उनके नाम से हमें कुछ ना कुछ एक स्मारक बनानी चाहिए, या किसी न किसी बिल्डिंग का नाम रखना चाहिए, सड़क का नाम रखना चाहिए। ये सब मैं मानती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो उनको देख करके शायद वो कहानियाँ उनको हमेशा याद रहेंगी, पर सबसे बड़ी अगर हम उनको कोई श्रद्धांजलि दे सकते हैं तो हम वीर अब्दुल हमीद को अपने दिल में हमेशा रख करके, उनकी बातों को, उनकी कुर्बानी को अपने दिल में रख करके जो श्रद्धांजलि दे सकते हैं, वो श्रद्धांजलि हम किसी और तरह से नहीं दे सकते। आज जो दौर है, हम सब चिंतित हैं। जिस तरह का माहौल आज देश में है, हम सबको उसकी बहुत फिक्र है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब जिसने पूरे मुल्क, अपने इस मुल्क में नहीं पूरे दुनिया में अगर तिरंगा झंडा लहराया है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके एक साथ चलने पर ही हिंदुस्तान बनता है। जहां पे करोड़ों सभ्यताएं हों, हजारों भाषाएं हों, सैकड़ों धर्म हों, ये हमारी कमजोरी नहीं हो सकती, ये हमारी ताकत हो सकती है। और जब तक हिंदुस्तान में मस्जिदों की अजान और मंदिरों की घंटियां एक साथ बजती रहेंगी, हिंदुस्तान हमेशा एक रहेगा, ये मेरा मानना है। अंत में बहुत समय हो गया, सब जाना भी है सबको, आज संडे है। मैं इतना ही कहूँगी, आज मेरे मन में जब वीर अब्दुल हमीद की बात आती है या किसी भी शहीद की बात आती है तो कैफे आज़मी जी का एक ही गाना मुझे याद आता है, कर चले हम फिदा जाना तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको 2 मिनट के लिए ज़हमत दूंगा, अपनी जगहों पर खड़े होकर 2 मिनट के लिए खामोशी अख्तियार करके उन्हें सच्चा खराज अक़ीदत पेश करें। कि हम लोग बार बार ये बात कह रहे हैं वीर अब्दुल हमीद जी के बारे में कोई चीज़ बनाई जाए उनके नाम से, लेकिन एक चीज़ आसान है जो हम लोगों के अख्तियार में। आप भी अवार्ड देते रहते हैं, मैं भी अवार्ड देता रहता हूँ। एक उनके नाम से अवार्ड का तो आज ही ऐलान कर दिया जाए कि हम लोग जब अपने अवार्ड देते हैं तो एक बहादुरी का अवार्ड वीर अब्दुल हमीद अशफाकुल्लाह के नाम से तमाम, और जो लोग अतहर भाई आप भी जो लोग अवार्ड देते हैं मुख्तलिफ फील्ड में, उसमें एक बहादुरी का भी अवार्ड शामिल कर लिया जाए और इन लोगों के नाम से एक अवार्ड दिया जाए, जिससे इतिहास अगर कोई मिटाना भी चाहे तो कभी नहीं मिटाया जा सकता, और जब वो अवार्ड दिया जाएगा तो इनको याद किया जाएगा।